नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 12th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 14 है मोर ना इंडा, वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके जो लेखक है वो है ईश्वर पेटलीकर। तो दोस्तों, इस लेसन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो अब हम इसके जो लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, उनका कुछ परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। લેસન 14 મોરના ઈંડા લેખક છે ઈશ્વર પેટલીકર। તેઓનો જન્મ 9/5/19 અને અવસાન 22/10/1983 થયો હતો। શ્રી ઈશ્વરભાઈ મોતીભાઈ પેટલીકર પેટલાદ તાલુકાના પેટલી ગામના વતની છે। સમાજના અને રાજકારણના પ્રશ્નોની નિડરતાથી અને વિવેકપૂર્વક છણાવટ કરનાર પત્રકાર તરીકે તેઓ જાણીતા હતા। નવલકથા અને ટૂંકી વાર્તાના લેખક તરીકે તેઓની સારી ખ્યાતિ છે। જન્મટીપ, મારી હૈયા સગડી, ભવસાગર જેવી અનેક નવલકથાઓ તેમણે આપી છે। તેમની ટૂંકી વાર્તાઓ કાશીનું કરવત, લોહીની સગાઈ, માનતાજી જેવા વાર્તા સંગ્રહોમાં સંગ્રહાય છે। પાત્રોના મનોભાવોને સહજ સૂઝથી આલેખતા જઈને તેઓ સમાજ જીવનના માર્મિક પ્રશ્નોને કુશળતાથી કથાઓમાં ગૂંથે છે। તેમણે કેટલાક સરસ રેખાચિત્રો અને સાંસારિક અને સમાજ જીવનની સમસ્યાઓની છણાવટ કરતા કેટલાક પુસ્તકો પણ લખ્યા છે। આ વાર્તામાં પુત્રની કસોટી કરતો પિતા મહિજી અને પોતાની ફરજ બજાવતા પિતા પર ઘા કરતો પુત્ર બુધો આપણા મનમાં વસી જાય છે, એ રીતે આલેખાયા છે। પુત્રનો ઘા ઝીલીને પણ તેની નિડરતા, શૂરવીરતા અને સ્વધર્મ પાલનના ગુણોની પિતા પ્રશંસા કરે છે। એમાં એ બંનેના જીવન મૂલ્યની ઉચ્ચતા પ્રગટ થઈ જાય છે। મા બાપના લક્ષણ કુદરતી રીતે સંતાનમાં ઉતરી આવ્યાનું સૂચવતી આ વાર્તા શીર્ષકની કહેવત સાર્થક બનાવે છે। પુત્ર લક્ષણે હરખ ગેલી બનેલી માતા, ભીરુ મુનિમ, ગભરું કબુ તેમજ નીડર પણ માની ગાડિત વજેસંગ તથા દલાભાઈની પાત્ર રેખાઓ પણ અહીં સરસ રીતે ઉઠાવ પામી છે। यानी ये जो लेसन है मोरना इंडा, ये जो एक कहावत है कि भाई मोरना इंडा यानी मोरना इंडा ने चितरवा पड़ता नहीं, यानी कि जिस प्रकार से ये जो बाप के अंदर जो लक्षण होते हैं ऑटोमेटिकली वैसे ही लक्षण बेटे के अंदर भी आ जाते हैं। अगर बाप बहादुर है, शूरवीर है, तो उसका जो बेटा होता है उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली यही शूरवीर और निडरता के गुण आ जाते हैं। और यही ये जो कहानी है वो हमें बताने का प्रयत्न कर रही है। इस लेसन के अंदर ईश्वर पेटलीकर ने यहाँ पर इस कहानी के अंदर ऐसे बाप और बेटे की कहानी हमारे सामने रखी है। दोस्तों, ये जो ईश्वर भाई पेटलीकर जो है, उनका जन्म सन 1916 में और मृत्यु सन 1983 ईस्वी में हुआ था। कहते कि उनका जन्म पेटली गांव में हुआ, इसीलिए वो कहते कि पेटलीकर पहचाने गए। समाज के और राजकारण के जो प्रश्न हैं उसका उन्होंने निडरतापूर्वक और विवेकपूर्वक हमें यानी हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कई ऐसी नवल कथाएँ और कई यानी शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटी कहानियाँ और कई ऐसे जो लेख है हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। कहते हैं कि उनकी जो सबसे जो फेमस जो रचनाएं हैं, जैसे कि जन्मटीप है, लोहीनी सगाई है, तो ये जो गुजराती साहित्य में बहुत फेमस हुई है। और यहाँ पर इस कहानी के अंदर भी ईश्वर पेटलीकर हमें ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि भाई एक जो बेटा है जो अपना फ़र्ज़ निभाता है
और अपने पिता के ऊपर वो प्रहार भी करने से नहीं रुकता। और दूसरी तरफ कहते कि पिता जो है अपने बेटे के गुणों की प्रशंसा करते हैं। और इस प्रकार इस कहानी के अंदर दोनों के जीवन मूल्य की उच्चता यहाँ पर हमारे सामने प्रकट होती है और हमें ये बताती है कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो अपनी संतान में ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ ही जाते हैं। और इसी प्रकार यहाँ इस कहानी के अंदर एक माता कहते डरपोक मुनीम, गबरू कबू और निडर वजयसंग और दलभाई की जो पात्र रचनाएं हैं वो हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। આણંદ ખંભાત રેલવે લાઇન ન હતી તે દિવસની આ વાત છે। ખંભાતના કિલાચંદ શેઠની દીકરી કબુ સારા દહાડા લઈને મુંબઈથી આણંદ ઉતરી। એનો શબ્દો સાથ જોઈને પિયર જવા એક બીજી બહેન પણ સાથે હતી। એમને લેવા ખંભાતથી શેઠે 2 ગાડી અને મુનિમને મોકલ્યા હતા। એક ગાડું તો ખાસું સરસામાનથી જ ખીચોખીચ ભરાઈ ગયું। બીજા ગાડામાં બધા ગોઠવાઈ ગયા। જોખમથી લદાયેલું કબૂનું શરીર જોઈ મુનિમે કહ્યું કે બહેન, આટલું બધું જોખમ સાથે ના લાવવું જોઈએ। કબુ સ્ત્રી સ્વભાવ સુલભ બોલી કે કાકા, જોખમ ના લાવે ત્યારે પિયરમાં જાણે શું કે દીકરીને સાસરિયામાં કેટલું સુખ છે। કબૂને જોઈ ત્યાં મનમાં જે વાત ઘૂંટાતી હતી તે મુનિમે કહી નાખી। પિયર યા તો જાણતા જાણે પણ આપણા જીવનું તો જોખમ ને। અને વાણિયા વિદ્યા વાપરતા એણે ઉમેર્યું, આ તો સારું છે કે વજયસંગ અને દલભાઈ જેવા ગાડી જ છે એટલે કશો ભો નથી, બાકી લાંબી વાટ રહી। વાણિયા વિદ્યા કારગત લાગી હોય તેમ મુનિમને એ વાક્ય પૂરું કરવા દીધા વગર જ હાલતે સિંગડે બળદને હાંકી રહેલા દલભાઈ બોલી ઉઠ્યા કે માણેક મુનિમ, તમે તમારે બેફિકર રહો। હું ને વજયસંગ છીએ ત્યાં સુધી કબૂબોનને કોઈ હાથ અડકાડશે ત્યારે અમારે જને જ શું કામ છે। અને સરસામાનનું ગાડું હાંકતા વજયસંગે બૂમ પાડી દલભાઈએ સંમતિસૂચક હાજીઓ પુરાવ્યો। વજયસંગે વળી ઠેઠ સુધીની ખાતરી આપતા કહ્યું કે મારું ગાડું લૂંટાય। માણેક મુનિમ, જોજો કોઈને એવી વાત કરતા, અમે કોઈ ખીચડી ખાવ ગાડી નથી કે ગાડા લૂંટાય। અને વાત પણ સાચી હતી। ખંભાતમાં ગાડી તો ઘણા હતા। માલના ગાડા લાવવા લઈ જવાનું વહેતરું મોટે ભાગે બધા કરતા। એ બધામાં દલભાઈ અને વજયસંગ 2 જુદા તરી આવતા। દલભાઈ કણબી હતા અને વજયસંગ રજપૂત। બંનેનો ધંધો જોખમી ગાડીનો હતો। ગામ પરગામ એમના ગાડા માણસ લઈને ફરતા। એવો ટપ્યો ન મળે તોય ભૂખ્યો સિંહ જેમ ઘાસ ન ખાય તેમ એ બેકાર બેસી રહેતા પણ અનાજની ગુણો ભરીને ગાડી તો કરતા નહીં। અને જોખમી ધંધાના ઘા પણ એમણે વેઠ્યા હતા એટલે એમનો બોલ ખાલી થૂંક ઉડાડતો ન હતો। સાથે આવેલી કીકી આ ભયને સમ્મુખ આવી પડ્યો માની મનમાં શબ્દા સાતથી પસ્તાતી હોય તેમ ક્યારની ચૂપ હતી તે બોલી, એમ હોય તો બહેન કબુ, રસ્તામાં જણસો પહેરી રાખવી કંઈ બહુ છે। માણેક મુનિમે પણ એમાં સંમતિ આપી। કીકીનું કહેવું કાઢી નાખવા જેવું નથી, મોટે ભાગે તે દીઠાનું જ ઝેર હોય છે। आनंद और खंभात की रेलवे लाइन जब नहीं थी उन दिनों की ये बात है। उस समय खंभात के किलाचंद सेठ की जो बेटी है कबू, वो अच्छे दिन लेकर मुंबई से आनंद आई थी और उसका जो साथ देने वाली थी उसकी एक सहेली भी थी। उसको लेने के लिए खंभात से सेठ ने 2 बैलगाड़ियाँ और मुनीम जी को साथ में भेजे थे। एक बैलगाड़ी उसके सभी सामान से पूरा भर गया और दूसरी बैलगाड़ी में वो सब बैठे। जोखम से भरा हुआ ये जो कबू का जो शरीर है उसे देखकर मुनीम ने कहा कि बहन, ये जो तो अपने साथ ये जोखम लेकर आई है, यानी कि ये जो गहने तू पहन के आई है वो तुझे ये जोखम उठाना नहीं चाहिए। कबू बोली
कि अगर मैं इस प्रकार अगर गहने पहनकर नहीं आऊँ तो ये जो मेरे पियर वाले हैं, मेरे माता पिता ये समझेंगे कि बेटी को ससुराल में बहुत दुख है। कबू को देखी तब से मन के अंदर एक बात घूम रही थी और वो मुनीम ने कह डाली कि जो पियरियाँ यानी कि जो मायके वाले होते हैं वो तो समझो बाद में जानेंगे, पर कहते कि हमारी जान की जो जोखम है, जो हमारे जान को क्या होगा कि खतरा है, क्योंकि अगर हम ऐसे गहने पहन कर जाएंगे तो लुटेरों का डर बना रहेगा। और इस प्रकार उसने अपनी जो बनिए की जो विद्या है वो यहाँ पर उसने यूज की। और ऊपर से उसने कहा कि ये तो अच्छा है कि हमारे साथ वजय संघ और दलभाई जैसे गाड़ित हैं, इसीलिए हमें किसी का डर नहीं है। बाकी ये जो राह है, ये जो रास्ता है बहुत लंबा है। और उसकी जो ये बनिए की जो विद्या है वो कहते हैं कि जैसे सफल हुई हो, ऐसे जैसे ही मुनीम ने ये बात पूरी की तो उसी समय कहते कि दलभाई ने कहा कि मानिक मुनीम, आप अपने आप बेफिक्र रहो, मैं और वजय संघ है तब तक कबू बहन को कोई भी हाथ भी नहीं अड़ाएगा। और कहते हैं कि हम उसका सामना करेंगे। और इस प्रकार जो दूसरी बैलगाड़ी चलाते हुए वजय संघ ने कहते कि ऐसे आवाज़ लगाई और दलभाई ने भी उसमें अपना जो सम्मति सूचक जो यानी आवाज़ है वो उसमें साथ दिया। वजय संघ उसने अंत तक ऐसे खातरी देते हुए कहा कि विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर कहते कि जब तक हम हैं हमारी इस बैलगाड़ी को कोई लूट नहीं सकता मुनिक माने यानी माणिक मुनीम। देखना अगर ऐसी बात किसी और से मत करना, हम कोई मामूली गाड़ी चलाने वाले नहीं हैं कि हमारे गाड़ियों को कोई लूट कर ले जाए। और बात भी सही थी। कहते खंभात के अंदर बहुत सारे ऐसे बैलगाड़ी वाले चलाने वाले थे। कहते कि माल सामान के जो बैलगाड़ियाँ लाने ले जाने का जो काम होता था वो तो कहते कि सभी लोग करते थे, लेकिन इन सब में दलभर और वजय संघ जो थे वो अलग थे। और कहते हैं कि दल भाई जो थे वो कणबी थे और वजय संघ जो थे वो राजपूत थे। दोनों का जो धंधा था वो था गाड़ी चलाना, और वो भी जोखम वाले राह पर, यानी जोखम से बड़ी गाड़ियाँ वो चलाने का काम करते थे। गांव पर गांव उनकी जो बैलगाड़ियाँ हैं वो अपने यानी आदमियों को लेकर घूमती थी। और ऐसे समय में अगर उनको काम नहीं मिलता तो भी वो कोई दूसरा काम करते नहीं, क्योंकि वो शेर की तरह थे। अगर ऐसे जोखम वाला जो काम होता वही लेते, बाकी दूसरे समय में वो बैठे रहते। और कहते हैं कि जो अनाज की जो बोरियां है, जो सामान है, वो ले जाने का काम करते नहीं थे। और कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने अपने इस जीवन में ये जो जोखमी जो उनका जो धंधा था उसके अंदर उन्होंने कई ऐसे गाह भी उन्होंने उठाए थे। और इसीलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं सिर्फ ऐसे खाली बातें हम लोग सिर्फ खाली बातें नहीं फेंक रहे हैं। और ये सुनकर साथ में आई हुई जो किकी है वो उसको जो डर था वो डर लग रहा था और मन ही मन पछता रही थी कि मैं इनके साथ कहाँ से आ गई। और फिर बाद में वो बोली कि कमू बहन, अगर ऐसा हो तो रास्ते में अगर हम ये गहने पहन रखें किस काम के, तो इससे अच्छा है कि हम उसे निकाल दें। और मानिक मुनीम ने भी उसमें अपनी सम्मति दी और उसने कहा कि भाई किकी का जो कहना है वो ऐसे गलत नहीं है। कहते हैं कि अगर तुम इस गहनों को अगर निकाल दोगी तो हम सलामत रह पाएंगे। कबू कहचे
કે એમ હોય તો લ્યો ને હું કાઢી મૂકું, પણ એને હજુ આગળ બોલવા દીધા વગર કાન માંડીને વાત સાંભળતા દલભાઈ બૂમ પાડી ઉઠ્યા કે સાંભળજે વજેસંગ, આટલે વર્ષે મુનિમ આપણું નાક કપાવવા બેઠા છે. કબૂને કહે છે કે જણસો ઉતારીને દાબડામાં મેલી દે. વજેસંગ ગાજી ઉઠ્યો. કબૂને અડવી કરીને માણેક મુનિમ, અમારું નાક કાપવું છે કે શું? માણેક મુનિમ વાણિયાગત કરીને બને તેટલો પોતાનો રસ્તો નિર્ભય બનાવીને વાતને ટાળી દીધી. એવી મર્દાનગીની કંઈક વાતો કરતાં દલભાઈ અને વજેસંગ ગાડા હાંકી રહ્યા હતા. વચ્ચે વચ્ચે કબૂ અને કીકી પણ તેમની મુંબઈ શહેરની વાતો કાઢતી હતી. ત્યાં પેટલાદ મૂકીને પંડોળીની ભાગોળે આવતા દહાડો મેળ બેસી ગયો. સામાન્ય ગાડીત હોત તો આવું જોખમ લઈને રાતે ગાડા હાંકવાનું પગલું જ ન ભરે, પરંતુ આ બે જણ તો રાતના 10-11 વાગ્યે ત્યાં જ પોરો લેતા. એટલે માણેક મુનિમે એ વાતમાં સંમત થતાં ગામમાંથી વડાવીઓ સાથે લેવાની દરખાસ્ત મૂકી. ઢેબરા ખાતા ખાતા વજેસંગની આંખ લાલ થઈ. દલભાઈને પણ આ ઘા આકરો લાગ્યો. પોતે જે ગાડા હાંકતો હોય તેની સાથે વડાવીઓ જોઈએ એ એમને મન હાડોહાડ અપમાન હતું. પરંતુ એ બંને જણ સમસમીને બેસી રહ્યા. માણેક મુનિમ ગામમાં વડાવીઓ શોધવા નીકળ્યા. મૈજી બારૈયો ગામમાં વડાવ્યાનું કામ કરતો હતો, પરંતુ તે નર્યો સાહુકાર હતો એમ નહીં, ચોર પણ હતો. વડાવ્યા તરીકે કામ કરે ત્યારે જીવના જોખમે એ સામનો કરે, અને જો લૂંટનું કામ કરે તો એટલા જ જનૂનથી એ લૂંટે પણ ખર. આ એના બે પરસ્પર વિરોધી સ્વભાવ હોવા છતાં વડાવ્યા તરીકેનો એણે વિશ્વાસઘાત કદી કર્યો ન હતો. એટલે ધીમે ધીમે એની એવી શાખ પડી ગઈ કે વડાવ્યા તરીકે જે હોય એ એને જ લે. દલભાઈ અને વજેસંગને ખાતરી હતી કે મૈજીને જો વડાવ્યા તરીકે લાવશે તો માણેક મુનિમ પૂરેપૂરા બની જવાના, કારણ કે મૈજી આ બેઉને સારી રીતે ઓળખતો હતો. એટલે સાથે આવવાને બદલે मुनिम ने बे बोल संभळावीने घेर चाल्या वगर ए रहे ज नहीं। कबू ने माणिक मुनिम की बात सुनकर उसने कहा कि अगर ऐसा हो तो लो, मैं ये गहने निकाल देती हूँ। और वो पूरा बोले उससे पहले ही कहते कि दल भाई ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि भाई सुनो वजयसंग, कहते इतने साल के बाद भी माणिक मुनिम जो है हमारा नाक कटाने के लिए बैठा है और कबू को कहता है कि अपने गहने उतार कर डब्बी में रख दें। ये सुनकर वजयसंग गुस्सा हो गया और उसने कहा कि भाई कबू को डराकर माणिक मुनिम तुझे हमारा नाक कटवाना है क्या। माणिक मुनिम ने अपनी जो बनिए की जो बुद्धि है वो वहाँ यूज़ करके प्रकट करके और उसने अपनी बुद्धि से ऐसा रास्ता निकाला कि उसने ऐसी ऐसी कहानियाँ मर्दानगी की, ऐसी ऐसी बातें की कि जिससे कहते दल भाई और वजयसंग जो है वो थोड़े खुश हो गए। और वो बीच बीच में दूसरी तरफ कबू और किकी भी अपनी मुंबई शहर की बातें करती हुई ऐसे आगे वो बढ़ रहे थे। और वहीं पेटला छोड़कर कहते कि पंडोड़ी जो पादर है वो वहाँ पर आ गया और कहते हैं कि वहीं पर जो अंधेरा हो गया। अगर कोई मामूली गाड़ी चालक होता तो इस प्रकार का जो जोखम है वो नहीं लेता और इस प्रकार का कहते कि वो हिम्मत भी नहीं करता। लेकिन ये दोनों जो थे वो तो रात के 11 बजे तक कहते कि वहीं पर वो रुकते कि जहाँ उनको रुकना होता, यानी वो बिल्कुल कहीं पर आराम करने के लिए भी रुकते नहीं और उन्हें किसी बात का कोई डर भी नहीं था। और इसीलिए कहते हैं कि माणिक मुनिम ने कहते कि उस गांव में से कहते कि साथ में एक रखवाले को लेने के लिए उन्होंने दरखास्त रखी। कहते कि खाते खाते हुए वजयसंग की आँख यानी कि लाल हो गई, यानी कि उसको गुस्सा आया और उसने कहते कि साथ में दल भाई को भी ये जो घा था, जख्म था, वो बहुत गहरा जख्म लगा, यानी उनको अपमान जैसा लगा।
और उन्हें लगा कि जो जिन बैलगाड़ियों को वो खुद ऐसे लेकर जा रहे हो और उनके साथ अगर कोई कहते हैं कि रखे वाला साथ में हो तो उनके लिए ये यानी कि पूरा अपमान है। और इसीलिए दोनों कहते हैं कि एकदम गुस्सा होकर ऐसे बैठ गए। माणिक मुनीम गांव के अंदर रखवाले को ढूंढने के लिए निकला। कहते हैं कि मैजी बारैया जो था वो गांव में रखवाली का काम करता था, लेकिन वो पूरा साहूकार भी नहीं था क्योंकि वो चोर भी था। कहते कि जब अगर वो रखवाले का काम करे तो अपनी जी और जान उसमें लगा देता, बिल्कुल ईमानदारी से वो काम करता, और अगर लूट का काम करता तो वो उतना ही जुनून से लूट भी करता था। कहते कि उसके ये दो परस्पर विरोधी स्वभाव होने के बाद भी कहते कि एक रखवाले के रूप में उसने कभी किसी को विश्वासघात नहीं किया था। और इसीलिए कहते कि धीरे धीरे कहते कि उसका पूरा जो नाम है पूरे गांव में उसी का नाम लोग लेने लगते। और अगर कोई भी अगर रखवाले के रूप में अगर किसी को लेते तो वो उसे ही लेते थे, उसे ही पसंद करते थे। दलभाई और वजीर सिंह को ये यकीन था कि अगर मैजी को अगर पता चलेगा कि ये जो माणिक मुनीम जो है वो मैजी को रखवाले के रूप में साथ लाए हैं और ये जो दलभाई और माणिक मुनीम यानी कि ये दलभाई और वजीर सिंह है तो वो बिल्कुल वापस चला जाएगा और मुनीम को ऊपर से डांटेगा। और इस प्रकार कहते हैं कि वो माणिक मुनीम को डांटे बगैर वो रह पाएगा नहीं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।